हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखें हिंदी जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने एमजेसी हो, माइनर हो, एमडीसी, ये तीनों के ही सिलेबस में आपको जो पढ़ाया जा रहा है आज वो मेंशन है। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं अब। तो इससे पहले जो 2 वीडियो हमारा बना था बच्चों, उसमें हम लोग आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को देखे थे, प्रकृतियों को देखे थे, उसकी विशेषताओं को देखे, बाकी सारी चीज़ें देख लिए थे जो आदिकालीन साहित्य से रिलेटेड है। तो उनकी प्रकृति कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, यानी आदिकालीन साहित्य के कै वो ब्रांच थे ना, उसी चीज़ को देखना है, उनके भाग को देखना है अब। और उसके महत्वपूर्ण साहित्य, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सेपरेट होके पूछेंगे, जो पूछे जाएंगे वो हम बताते चलेंगे और उसको देखते चलिए आप। देखिए, पहले होता है सिद्ध साहित्य। आदिकालीन साहित्य का ही एक ब्रांच है सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य की संख्या 84 है। और इस साहित्य, ये जो साहित्य है ना, इसका संबंध है पूर्वोत्तर भारत से, यानी पूर्वी भारत, जो कि आप देखते बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी जो इलाका है उत्तर भारत और पूर्वी भारत में आ जाता है। और मेनली पूर्वी भारत में आप देखेंगे सेवन सिस्टर वाला इलाका जो है, ये वाला जो म्यांमार की एरिया से सटा हुआ है, तो ये सभी पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो लिखा गया था साहित्य, तो इससे रिलेटेड ये साहित्य है, यानी पूर्वी भारत से रिलेटेड साहित्य है कौन? सिद्ध साहित्य। इसमें निरीश्वरवादी, यानी कि ये कोई भी ईश्वर की कल्पना नहीं करता, ये निरीश्वरवादी साहित्य है। इसमें कोई ईश्वर की कल्पनाओं की बातें नहीं की गई है। इसमें शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है, यानी जो शास्त्रीय ज्ञान है उसका भी इसमें विरोध है। यानी कि शास्त्रीय ज्ञान क्या होता है? जिसके पास जितना शस्त्र का ज्ञान हो, शस्त्र का मतलब होता है कि क्या जानते हैं, जो कि मतलब पुस्तकों का या फिर ग्रंथों का ज्ञान हो, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, यानी विरोध किया गया है। सिद्धों की रचनाओं में शांत और श्रृंगार रस का प्रधानता है, यानी कि इसमें जो है ना शांति वाली सारी बातें हैं, इसमें कोई भी हल्ला गुल्ला यानी झगड़ा झंझट का कोई चर्चा नहीं है। और कहाँ झगड़ा झंझट का चर्चा है वह भी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध साहित्य को देख लें। ये विशेषताएं थी, जितनी भी बातें बताएं ना, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। और ये आदिकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण ब्रांच है, यानी भाग है, उसकी विशेषताओं को बता दिए। अब उसके प्रसिद्ध कवि कौन है और उनकी रचनाओं को देख लीजिए। सरहप्पा जो है ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा था। ये बात ध्यान में रखिए। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की है। तो देख लीजिए डायग्राम किस तरह बना हुआ है, उसी तरह एग्जाम में आप डायग्रामेटिकली इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। उसके बाद देखिए सबरप्पा इसका जन्म जो हुआ था 700 ईस्वी में हुआ था। ये मान्यता है कि 700 ईस्वी में सबरप्पा की जन्म हुई थी। और इसका जो पुस्तक है चर्यापद है। चर्यापद किसकी रचना है? सबरप्पा की। और दोहा कोश ये है सहरप्पा की। और सहरप्पा जो है प्रथम हिंदी कवि हैं। तो ये इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तेज़ी से पढ़ते चलिए और जल्दी जल्दी करते चलिए, चूँकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। उसके बाद देखिए लुईपा कौन है? तो ये सबरप्पा के शिष्य थे। लुईपा जो है सबरप्पा के शिष्य थे और ये सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी सबसे अधिक यानी सिद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा कोई रचना लिखा है ना, तो लुईपा लिखा है। आपसे पूछेगा सिद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा रचनाओं को लिखने वाला कौन है? तो लुईपा है। और सहरप्पा जो है सबसे पहला और सबरप्पा दूसरा था। और दूसरा उसका कौन है? चर्यापद है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इनकी रचना कौन में जो है रचना नहीं है, इनकी कुछ पंक्तियां हैं। वो क्या है? लुईपा का का तकवर पंचविडाल, ये किसकी रचना है? लुईपा की है। चंचल चीर परने काल, ये भी रचना किसकी है? तो लुईपा की है। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आ जाइए अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। कन्हप्पा, ये कौन है? कन्हप्पा जो है इनका जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। जिनका जन्म बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कन्हप्पा का जन्म 820 ईस्वी में। इनके द्वारा 74 ग्रंथों की रचना की गई। इनका महत्वपूर्ण बहुत ग्रंथ है, तो उन चीज़ों की चर्चा हम नहीं किए, क्योंकि ग्रंथ एक नहीं है ना, तो उसको याद ही नहीं कर पाइएगा। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते जाइए। अब देखिए सिद्ध जैन साहित्य का सिद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण जो विशेषता था वो ये था कि ये लड़ाई झगड़ा पर बल नहीं देते थे। ये श्रृंगार रस पर लिखी गई कविता हैं। ये जो है किसी भी ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं। और ये जो है ना, ये
इन चीज़ों को नहीं लिखे हैं जो कि इनको मतलब सीधा मतलब देखिए इनकी विशेषताओं में देखिएगा तो ये उन बातों को नहीं लिखने वाले हैं जो कि शास्त्रीय ज्ञान से रिलेटेड हो। ये शास्त्रीय ज्ञान से हट के लिखे हुए थे। 84 साहित्य है इसमें जो कि सबको जानना महत्वपूर्ण नहीं है और ये पूर्वोत्तर भारत में ये प्रचलन में था। तो और इसकी महत्वपूर्ण कौन कौन रचनाकार थे इनको हम बताएं। सरप्पा ये पहले हिंदी कवि हैं। आपसे पूछेगा हिंदी कवि पहले कौन है तो सरप्पा थे। इनकी रचना दोहा को। सवरप्पा कौन थे तो चर्यापद इनकी रचना थी सवरप्पा की। उसके बाद देखिए तीसरी बातें ये जो थी लुइपा इनकी रचनाओं के बाद बारे में बताया। का तकवर पंच विडाल और चंचल चीर परने काल ये दोनों ही इनकी रचना थी। उसके बाद हमने बताया था कि कन्हप्पा ये 74 ग्रंथों की रचना किए थे। इतनी ही बातें याद रखना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि आपसे पूछेगा सिद्ध काव्य साहित्य की प्रवृत्तियों और मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें और महत्वपूर्ण कवियों के बारे में बताइए। तो इन सभी चीज़ों को लिख देंगे तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब तो ये आप देखिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में शायद पूछा हुआ है। हम किसी एग्जाम में देखे जरूर हैं तो ये पूछा हुआ है तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का ही शायद पूछा हुआ है। तो इस नहीं मुंगेर नहीं माफ़ कीजिएगा TMU में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है इसलिए इसको रट लीजिए आप। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाथ साहित्य तो आपसे पूछेगा नाथ साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें और इसके महत्वपूर्ण कवियों के बारे में लिखिए और उनकी साहित्यिक रचनाओं के। तो जो अभी बता रहे हैं वही सब नाथ साहित्य में आ जाएगा। नाथ साहित्य जो है इन्हें सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी बोला जाता है। ठीक है ये बात ध्यान में रखिए यानी सिद्ध साहित्य वाले और संत जो हुए उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया इसके बीच की कड़ी कौन है नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य की संख्या जो है ये 9 मानी जाती है। कितनी 9। नाथ साहित्य में जो है स्त्री विरोध का स्वर प्रबल है यानी इसमें जो स्त्रियों महिलाओं का विरोध में लिखा गया चीज़ है। ठीक है और ये ब्राह्मणवाद और शस्त्रवाद का भी विरोध करते हैं यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा जो है उसका भी विरोध कौन करते थे नाथ साहित्य के लोग। स्त्री का विरोध कौन करते थे नाथ साहित्य के लोग और शस्त्रवाद का विरोध कौन करते थे नाथ साहित्य के लोग। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं उनको देखिए। तो पहले हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो है अंतिम सिद्ध कवि थे और वही पहले नाथ साहित्य हुए। यानी देखिए जो सिद्ध साहित्य था उसके अंतिम कवि कौन है आपसे पूछेगा। पहले कौन है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अंतिम कौन है ये ध्यान में रखिएगा। तो सिद्ध साहित्य के पहले जो थे वो सरप्पा थे और अंतिम कौन है मत्स्येंद्रनाथ है। हम बोल नहीं पा रहे मत्स्येंद्रनाथ है। ठीक है और ये पहले जो है कौन है तो ये पहले नाथ साहित्यकार हैं। ठीक है अब देखिए उनके बाद है गोरखनाथ। गोरखनाथ है नाथ साहित्य संप्रदाय के प्रणेता हैं और ये मित्र बंधुओं ने इसे प्रथम गद्य लेखक माना है। मित्र बंधु जो हैं उनके द्वारा इनको प्रथम गद्य लेखक माना गया। किनको गोरखनाथ को। और ये नाथ संप्रदाय के प्रणेता यानी कि इन्हीं को महत्वपूर्ण माना जाता है नाथ साहित्य में। सबसे पहले माने जाते हैं यही कौन मत्स्येंद्रनाथ हैं और दूसरे में है गोरखनाथ। ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा है चरपटनाथ। देखिए ये तो नाथ लगा होगा तो सब नाथ में मार दीजिएगा यानी नाथ साहित्य के प्रमुख साहित्यकार में सबके पीछे नाथ लगा है। ये गोरखनाथ के शिष्य कौन थे चरपटनाथ और ये बाह्य आडंबर रखने वाले साधुओं का विरोधी थे। यानी जो साधु संत महात्मा थे उनका विरोध करने वाले कौन थे चरपटनाथ। और ये लिखे हैं उनके बारे में एक सेती पटा एक नील पटा एक तिलक जनेऊ एक लंबी जटा। ये किसके बारे में लिखे हैं ये साधुओं के बारे में लिखे हैं। कौन चरपटनाथ। ये बोलते हैं कि इनका तो एक में तो धोती फटा है इनका जो है ये तिलक रखते हैं ये जनेऊ पहनते हैं और इनका एक जो जटा होता है यानी कि जो केस होता है ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। कौन बोलते थे चरपटनाथ। उसके बाद देखिए चौरंगीनाथ। ये कौन है इनके प्रसिद्ध रचना है प्राण सांकली। जो है चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना है प्राण सांकली। ठीक है इतनी याद रखनी है आपको। अब अन्य चीज़ों को देखिए। अब देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य से संबंधित कौन कौन चीज़ें हैं उनकी विशेषताओं को देखिए। जैन साहित्य की भाषा जो थी वो अपभ्रंश थी यानी अपभ्रंश भाषा में ये सभी लिखी गई है और सिद्धांतों का वर्णन ये करते हैं। इसमें जो है ना जैन साहित्य में जैन सिद्धांतों का वर्णन किया गया यानी जैन धर्म से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं उन चीज़ों का वर्णन कहाँ है तो जैन साहित्य में किया गया है।
इन बातों को याद रखिएगा। इन्होंने चरित्र पर विशेष बल दिया है, यानी कि ये चरित्र लेखन करते थे। जैसे इनकी रचनाओं में पौमा चरित्र, ये मतलब चरित्र लेखन है, किसी की चरित्र को बताता है, यानी कि उसकी विशेषताओं को बताता है। इसमें नारी सौंदर्य पर बल दिया गया है जैन साहित्य में। अब देखते हैं प्रमुख जैन साहित्यकार कौन है और उनके कवि कौन कौन है। देखिए थोड़ी स्पीड है, लेकिन मैनेज आप कीजिएगा, चूँकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसको हमने ध्यान में रखते हुए स्पीड आप बढ़ा के अगर देखते होंगे तो अब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से एकदम स्लो मोशन में देखते चलिए। उसके बाद देखिए पहले जो है ना अपभ्रंश भाषा के लिखे जाने वाली पहली ग्रंथ जो है ना स्वयंभू का है पौमाचर्यु। पौमचर्यु इसको बोलते हैं, पौमाचर्यु भी बोलते हैं। इसमें राम कथा का वर्णन है, इसमें क्या है, राम की कथा इसमें वर्णित है पौमचर्यु में। तो रामायण का अपभ्रंश भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया ना, यही स्वयंभू का है पौमचर्यु, ठीक है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। और इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, यानी सबसे पहली बार अपभ्रंश भाषा में कोई ग्रंथ लिखा गया है तो वो पौमचर्यु है, और ये किनकी है तो स्वयंभू की है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी अब बातें देखिए, आचार्य देवसेन, दूसरे कवि हैं आचार्य देवसेन, जो कि किससे संबंधित हैं तो यह भी है, आपको बता ही रहे थे अभी तुरंत हम, कौन इसमें है, ये जैन साहित्य से संबंधित, माफ कीजिएगा। तो ये है आचार्य कौन, आचार्य देवसेन। तो इनकी रचना है श्रवकाचार्य, ये किनकी रचना है, देवसेन की। धनपाल की रचना है भविष्यत काल, ये धनपाल की रचना है, ये याद रखिए। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। ये भारतेश्वर जो है बाहुबली, कर्नाटक में भारतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, जो इसमें 12 साल बाद वहाँ हर 12 साल के बाद मस्तका अभिषेक किया जाता है, यानी कि पूरे मूर्ति को नहलाया जाता है। ये 51 मीटर लंबी ऊंची मूर्ति है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद देखिए प्रबंध चिंतामणि, ये किसकी रचना है आपसे पूछेगा तो मेरुतुंग की रचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आसगु कवि की रचना है चंदनबाला रास आसगु कवि की रचना है, आसगु कवि की रचना चंदनबाला रास। इतनी बातें अगर ध्यान हो तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। अब देखिए हेमचंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेमचंद्र की पुस्तकों का नाम याद रख लीजिए, शब्दानुशासन, ये किनकी है, हेमचंद की है। छंदोनुशासन, यह भी हेमचंद की है। कुमारपाल चरित, यह भी हेमचंद की है। यानी पूरा आपको रटना होगा, ये हम पहले भी बता दिए थे, कंसेप्ट हम पहले चर्चा किए। आज का वीडियो जो है इसमें रटना आपको होगा, क्योंकि आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा गया है, इसलिए रट लीजिए। उसके बाद देखिए पाणिनि इसे बोला जाता है, किसका, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि हेमचंद को बोला जाता है। तो सीधे अपभ्रंश भाषा की सारी बातों को अगर एक साथ बोले, यानी कि आपको सीधा मतलब ये बताना हम चाहें कि आखिर कौन कौन से जैन साहित्यकार हुए, तो उसमें देखिए जैन साहित्य का जो प्रमुख विशेषता हम बताए कि ये जैन धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर बातों को लिखा गया है, बाकी अन्य धर्मों से भी रिलेटेड, यानी धर्म से रिलेटेड ये बातों को लिखता है। उसमें अपभ्रंश भाषा में सारी बातें हैं, इसमें चरित्र पर विशेष बल दिया गया है और नारी सौंदर्य की बातें की गई है, सिद्धांतों का वर्णन इसमें ज़्यादा है। इसके प्रमुख कवि हैं पौमचर्यु के रचनाकार कौन थे, स्वयंभूदेव हैं, जो कि पहले अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, इसीलिए इनको वाल्मीकि बोला जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किनको बोला जाता है, स्वयंभूदेव को बोला जाता है, और इनकी रचना है पौमचर्यु, जो कि अपभ्रंश भाषा पर पहली है। दूसरे इसके कवि हैं आचार्य देवसेन, जो श्रवकाचार्य लिखे हैं। धनपाल की रचना है भविष्यत काल। उसके बाद जिनपद सूरी की रचना उपदेश रसायन रास, और शालिभद्र सूरी की है भारतेश्वर बाहुबली रास। इतनी बातें याद रखिए। और उसके बाद एक बात और, मेरुतुंग की रचना जो है वो है प्रबंध चिंतामणि, और आसुग कवि की रचना है चंदनबाला रास। ये हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है ये सब पुस्तकों को, और यही साहित्य में भी पढ़ना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और हेमचंद्र वाली तो महत्वपूर्ण है, इसको हम कई बार बोले, शब्दानुशासन, छंदानुशासन और कुमारपाल चरित, ये तीनों रचना है हेमचंद्र की, और हेमचंद्र को ही अपभ्रंश का पाणिनि बोला जाता है। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि हेमचंद्र, और संस्कृत भाषा में पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी। अब आ जाइए देख लेते हैं रासो काव्य। रासो काव्य क्या है, रासो काव्य जो भी लिखा गया ना वो डिंगल पिंगल काव्य शैली में लिखा गया। तो डिंगल शैली क्या है, तो डिंगल शैली में जो होता है ना बच्चों, अपभ्रंश भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा भी मिला रहता है, यानी दो भाषाएं, डिंगल मतलब डबल, यानी दो भाषा, अपभ्रंश और राजस्थानी, ये दोनों मिल जाएगा तो वो होगा डिंगल शैली में। जो भी रचना
लिखी जाएगी जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों भाषा मिल जाए उसको डिंगल भाषा बोलते हैं, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा जब मिल जाएगी तो उसको बोलते हैं पिंगल। तो पिंगल में ब्रज आ जाएगा, राजस्थानी जो मिलेगा अपभ्रंश में तो वो डिंगल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, रासो साहित्य जितनी भी लिखी गई ये डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई, यानी कि मिश्रित भाषा में लिखी गई है। अब देखते हैं हम कौन कौन सी रासो साहित्य हैं। तो रासो साहित्य की विशेषता एक है कि इसमें वीर प्रधान बातों को लिखा गया और श्रृंगार रस की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी सीधा मतलब ये है रासो साहित्य में आपको जो है इसमें लड़ाई झगड़ा के बारे में, युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। और जबकि कौन से साहित्य अभी तुरंत हम बताए थे कि इसमें युद्ध के बारे में चर्चा नहीं है, उसको कमेंट में बताइए। और बाकी देखिए रासो साहित्य जो है इसमें युद्ध के बारे में चर्चा है, श्रृंगार रस की चर्चा है, ये सभी रसों की चर्चा इसी में है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा जो युद्ध लड़े जाते थे ना उस सब के बारे में, और इस समय के जितने भी कवि हुए ना, यानी रासो साहित्य से रिलेटेड जो भी कवि हुए ना, इसके कोई ना कोई आश्रयदाता थे, यानी कि ये किसी ना किसी राजा के पास रहते थे और राजा की विशेषताओं यानी उसका खाली बखान करते थे, बढ़िया बढ़िया बातें लिखते थे, उसकी कमियों के बारे में नहीं चर्चा करते थे, इसमें युद्ध की चर्चा करते थे। और युद्ध जब होता था तो ये लोग भी अस्त्र उठा के, ये कवि लोग भी भाग लेते थे युद्ध में। इतनी बातें याद रखिएगा, इनकी यही विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण रचना है तो उन चीज़ को देखते हैं। बिसलदेव रासो, देखिए रासो काव्य में जितनी भी साहित्य होगी उसके अंत में रासो लिखा होगा। अगर देखिए वीडियो का क्वालिटी आपको कम लगे ना तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, पूरा वीडियो आपको साफ दिखेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विसलदेव रासो ये नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है विसलदेव रासो। परमार रासो किसकी है? जगनिक की है, जगनिक की रचना है परमार रासो, इस परमाल रासो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हमीर रासो, हमीर रासो है सारंगधर की रचना है हमीर रासो, ये बात याद रखिएगा, यानी कि इन चीज़ों को रट लीजिए। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की, खुमान रासो है दलपत विजय की। पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आपसे भी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जब भी हम देख रहे थे क्वेश्चन जो TMBU का था उसमें ये बात पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है और खुमान रासो किसका है? दलपत विजय की। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए और एक दो महत्वपूर्ण देख लेते हैं हिंदी साहित्य में आदिकालीन अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या हैं। तो आदिकालीन अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में है अमीर खुसरो की रचना, जो कि अन्य कवि हैं, यानी आदिकालीन अन्य कवियों में ये लोग हैं। ये कोई मतलब आदिकालीन जो विधा चली थी जिसमें हम बताया आपको नाथ साहित्य लिखी गई, जैन साहित्य लिखी गई, रासो साहित्य लिखी गई, सिद्ध साहित्य लिखी गई, इनसे हट के ये लोग थे। ठीक है, ये चारों साहित्य की प्रकृतियों को याद रखिएगा, विशेषताओं को याद रखिएगा, उनके राइटर को याद रखिएगा और उनकी पुस्तकों को याद रख लीजिएगा। तो ये पूरा आदिकालीन साहित्य खत्म। आज के वीडियो से आदिकालीन साहित्य आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। MJC 1 वाले जो बच्चे होंगे ना, जिनका BA फर्स्ट सेमेस्टर में MJC पेपर है हिंदी, उनका 2 यूनिट आज ख़त्म हो गया। यानी इससे पहले भी हम 3 वीडियो बनाए थे और ये चौथा वीडियो है, तो 4 वीडियो में आपका 2 यूनिट ख़त्म हो गया। तो इसको पूरा रट लीजिए। आप बोलते हैं कि मैराथन, तो मैराथन में देखिए चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ती है, लेकिन जब जहाँ बातें आती है कि एक एक वीडियो की ना, तो वहाँ पे हर चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अमीर खुसरो की पुस्तक अब देख लेते हैं हम लोग। इनकी पुस्तक का नाम है खजाइनुल फुतूह, आशिका और तुगलकनामा। ये 3 पुस्तकें हैं, खजाइनुल फुतूह, आशिका और तुगलकनामा। याद एक के को याद रखिएगा, तुगलकनामा किसकी रचना है ये पूछा गया है, तो ये अमीर खुसरो की है। अब देखते हैं विद्यापति, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है, TMBU में पूछा गया है, इसीलिए बोल रहे हैं, फिर से याद कर लीजिएगा। पदावली, कीर्ति पताका और कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 3 रचनाएं हैं किनकी है? विद्यापति की। अब आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है, जो बहुत डीप पूछा था, इस बार हम देखें कि पदावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली जो विद्यापति की रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और कीर्ति पताका किस भाषा में है? तो अबहट में है, अबहट भाषा में। आप देखिएगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रही है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस आज हम करा देंगे। इसका क्वेश्चन आ चुका है, हम देखते हैं, जैसे ही समय मिलेगा तुरंत हम वीडियो डाल देते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब्दुल रहमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अब्दुल रहमान का है संदेश रासक। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की पुस्तक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा।
तो आज के वीडियो में हमने पूरा रासो साहित्य को करा दिया है। एमजीसी के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए लाभदायक है, एमआईसी के जितने बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक है, और एमडीसी, ये तीनों ही है जो कि हिंदी को किसी भी रूप में अगर आप पढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है। 3 वीडियो इस पे बना है एकदम पूरा ऑलरेडी, और ये चौथा वीडियो है। तो चारों वीडियो को आप देख लीजिएगा तो पूरा आपका यूनिट 2 तक खत्म हो गया। अब अगले यूनिट में अगली बातें होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।